नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पर। आज हम लोग सेट नंबर 5 को पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने बिहार स्पेशल करंट अफेयर का सेट 4 तक पढ़ चुके हैं और काफ़ी सारे प्रश्नों को वहां से सॉल्व किए हैं। एक बार फिर से आपको बता दिया जाए कि यह 2020 2021 2021 2022 का करंट अफेयर है, जिसमें हम बिहार स्पेशल के लिए करंट पढ़ रहे हैं, जो कि आने वाले बीपीएससी 67 एग्जाम्स और जैसे बिहार सचिवालय के जो एग्जाम है, उन सारे एग्जाम्स में के ऊपर फोकस करके ये सेट को तैयार किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि यह सेट जो है, आपका प्रश्नों का जो श्रृंखला है वो काफ़ी आपको बेहतर लग रहा होगा। तो आज ये सेट का बीपीएससी स्पेशल से के लिए आज ये सेट का 5वां सीरीज है। तो हम लोग जो है आज के सीरीज को देखते हैं। इससे पहले आपको एक सूचित कर दिया जाए कि इस सारे वीडियो का कंटेंट जो है आपको टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप टेलीग्राम से जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के पहले के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न बनता है कि बिहार के कश्मीर के रूप में चर्चित ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात की बात करें तो बिहार के यह नवादा जिले में है। बिहार के यह नवादा जिले में स्थित है। नवादा जिला कहाँ, बिहार में कहाँ है, तो यह बिहार के दक्षिण में स्थित है। बिहार के यह दक्षिण में झारखंड से यह बॉर्डर साझा करता है। इसके अलावा यह गया, नालंदा, शेखपुरा और जमुई से भी यह बॉर्डर बनाता है। ककोलत जलप्रपात यह बिहार के नवादा में है। यह लगभग 150 मीटर की हाइट से जो है यह नीचे गिरता है। इसे बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है और इसे बिहार का नियाग्रा नियाग्रा भी कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात आप जानते हैं अमेरिका में है, साउथ अमेरिका के नियाग्रा में नियाग्रा जलप्रपात है। तो उसी इसके लिए इसको भी नियाग्रा के नाम से भी जानते हैं। बिहार का नियाग्रा भी कहते हैं और इसको बिहार का कश्मीर के रूप में भी जानते हैं। तो कभी प्रश्न में ये, इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे, कभी प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह ककोलत जलप्रपात को जानते हैं। राज्य में कृषि का रकबा और उत्पादन के टारगेट के लिए कृषि विभाग किस ऐप के द्वारा कृषि विभाग के द्वारा कौन सा ऐप प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है कृषि ऐप, बिहार ऐप, बिहान ऐप, फसल ऐप और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में राज्य बिहार में कृषि के उत्पादन के लिए, कृषि का उत्पादन और उसको टारगेट करने के लिए, यानी कृषि की उपलब्धता को और बेहतर बनाने के लिए कृषि विभाग के द्वारा जो है एक बिहान एप्लीकेशन जारी किया गया है। बिहान एप्लीकेशन जारी किया गया है, जो कि यह कृषि विभाग के द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए एक कृषि कर्मी नियुक्त किया गया है। यह कृषि कर्मी जो है विभिन्न ग्रामीण इलाके में विभिन्न पंचायतों में जा जाकर के लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि की उपलब्धता में जो है और इसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। इस सारे चीजों को जो बिहान ऐप में इसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो इससे जो है इसमें मुख्य रूप से क्या दिया गया है कि रकबा और उत्पादन के टारगेट पर फोकस किया जाएगा, यानी कि कृषि की उत्पादकता जो है किस तरह से बढ़ाई जाएगी, इसके ऊपर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा और इसको पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जाएगा बिहान एप्लीकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट है, हाल ही में भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है। भोजपुरी का ओटीटी ऐप यह किस नाम से जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ओटीटी मतलब होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है मूवीज का, यानी कि सिनेमा घरों का आज जो भी सिनेमा घर आज जो भी सिनेमा रिलीज होती है वो सिनेमा हॉल में, थिएटर में होती है। तो यह जो है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो अमेजन हो गया, अमेजन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, सोनी हो गया। इस तरह से ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मूवी जो है थिएटर में न करके ये सब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाता है। तो इसी तरह से बॉलीवुड का भी है। इस सारे मूवी, जैसे कि अभी कोरोना काल में थिएटर सारे बंद थे, तो इससे इस सब सभी लोगों ने जो है मिल करके बॉलीवुड हो या साउथ हो गया या फिर हॉलीवुड हो गया, सारे जो है मूवीज नेटफ्लिक्स या अमेजन के ऊपर भी आया था।
उसी तरह से एक भोजपुरी, जो भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी सिनेमा घर है, उसके लिए भी एक ओटीटी ऐप का लॉन्च किया गया है, जिसे हम चौपाल के नाम से जानते हैं। चौपाल एक भोजपुरी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अब ये भी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मूवी जो है रिलीज किया जाएगा। इस तरह से इसके साथ ही चौपाल के साथ ही एक मूवी भी रिलीज किया गया है, एक वेब सीरीज भी रिलीज किया गया है जिसे प्रपंच। ये सारे चीजें कंटेंट आप याद रखेंगे। भोजपुरी का पहला ओटीटी नाम से चौपाल को लॉन्च किया गया है, और यह भी इसके साथ ही एक वेब सीरीज है, जो कि एक प्रपंच है। वेब सीरीज वो होता है जो कई मूवीज को कई पार्टों में बनाई जाती है, एक ही मूवीज को कई पार्टों में बनाए जाते हैं, उसे वेब सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2022 के शुभारंभ के दौरान सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता के कितने रथों को रवाना किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है एक अभियान चलाया गया है, खरीफ महाअभियान, जो कि सूक्ष्म सिंचाई में जागरूकता लगाने के लिए जो है एक रथ चलाया है, जो कि 59 रथों का एक जो है 59 रथों को रवाना किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों से सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे गुजरेगा? यानी कि सिलीगुड़ी से लेकर के गोरखपुर तक जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक जाने के लिए एक एक्सप्रेसवे निकल रहा है, जो कि बिहार के कितने जिलों से यह क्रॉस करेगा? तो यह बिहार के 10 जिलों से क्रॉस करने वाला है। इसकी बताया जा रहा है कि इसकी लागत जो है 29,000 करोड़ की आने वाली है, 29,000 करोड़ की राशि आने वाली है। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा जो है 4 नए एक्सप्रेसवे भी बनाने के लिए बोला गया है। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी कहाँ स्थित है? यह जो है बिहार के ऑप्शन है सुपौल, दरभंगा, अररिया, मधेपुरा, और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह जो है ऑप्शन है, इसके अनुसार प्रश्न के अनुसार ऑप्शन जो है अररिया होगा, जो कि बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क अररिया में स्थित है। इसकी निर्माण कार्य जो है 2018 से इसकी निर्माण कार्य इसकी स्थापना हुई थी। अब तक इसमें बताया जा रहा है कि 1.10 करोड़ के लागत आ चुका है, लेकिन अभी भी यह जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। देखते हैं आने वाले समय में, देखते हैं कि इसमें जो है पूरी लागत कितनी आने वाली है। बायोडायवर्सिटी पार्क एक जलवायु विविधता को दर्शाता है कि यह जो है यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार के अररिया जिला जो है जहाँ पे बायोडायवर्सिटी है, वहाँ की जलवायु जो है विविधता काफी बेहतर है। यह पर्यावरण के अनुकूल की दृष्टि से काफी उत्कूल माना जाता है। देश का पहला कौन सा एयरपोर्ट है जहां पर मैथिली भाषा में उद्घोषणा किया जाएगा? उद्घोषणा जिस तरह से रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट किया जाता है, उसी तरह से एयरपोर्ट के ऊपर भी अनाउंसमेंट किया जाता है। अभी मगर जैसे कि पटना जंक्शन की बात करें या फिर अदर रेलवे स्टेशन की बात करें, तो वहाँ पे दो भाषाओं में या कभी कभी 3 भाषाओं में भी सुनने को मिलता है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और भोजपुरी भाषा में भी अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है। तो इसी तरह से बिहार का ये एयरपोर्ट जो है, यह देश का पहला एयरपोर्ट होगा जहाँ पे मैथिली भाषा में उद्घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट किया जाएगा। यह कहाँ पे है? ऑप्शन है एयरपोर्ट दिल्ली, एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट, और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसके अनुसार प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट जहाँ पे मैथिली भाषा में भी अब अनाउंसमेंट किया जाएगा, जो कि देश का यह पहला मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला एयरपोर्ट, यह देश का पहला एयरपोर्ट है। 20 मई को राजकुमार शुक्ल की पुण्यतिथि मनाई गई है, राज्य के किस जिले में उनका जन्म हुआ था? तो राजकुमार शुक्ल इतिहास में आप इस नाम से काफी अच्छे से परिचित होंगे। राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में होने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिले थे और उनको बिहार आने के लिए जो है रिक्वेस्ट किए थे। तो यह जो है राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से कब मिले थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी से मिले, और उनको जो है बिहार आने के लिए जो आमंत्रित किया गया, ताकि बिहार की आने नील की हो रही दुर्दशा के ऊपर जो है करने के लिए। तो यह राजकुमार शुक्ल की प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनकी
यह किस राज्य से, किस जिले में इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था वो पश्चिमी चंपारण में हुआ था। अब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि पश्चिमी चंपारण के यह किस गांव से संबंधित है? इनका गांव किस गांव में है? यह किस गांव से संबंधित है? आप इसका उत्तर जो है कमेंट में बताएंगे। हाल ही में 20 मई को इनकी जन्म तिथि मनाई गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने गंगा जल उद्भव योजना की निरीक्षण किया गया है। इस योजना को कैबिनेट ने कब मंजूरी दिया? योजना को यह जो है मंजूरी कब दिया गया है? कौन सा योजना? गंगा जल उद्भव योजना। अभी नीतीश कुमार के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया है। इस योजना को मंजूरी जो है कैबिनेट के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा 28 दिसंबर 2019 को दिया गया था। 28 नवंबर 2019 को दिया गया था। इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2022 में यह योजना जो है पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी जब सही में नीतीश कुमार के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया, यह जो है इस योजना के तहत इसका उद्देश्य था कि इस योजना का उद्देश्य था कि गया से लेकर के गया और नवादा जिला में जो है पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल को उपलब्ध कराना था, यानी जल को उपलब्ध करवाने का एक लक्ष्य रखा गया था, जो कि यह योजना जो 2022 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अभी इसकी योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा 28 दिसंबर 2019 जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में एशिया का इकलौता डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो कि एशिया का जो है इकलौता डॉल्फिन अभ्यारण्य होगा, जो कि बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन है पटना, नई दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में जहाँ पे देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ पे पार्टनरशिप दिखाया है और उद्योग लगाने की, इंडस्ट्री लगाने को लेकर के पहल किया है। और बिहार की इस इन्वेस्टर मीट जो है इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा प्रशंसा भी किया गया है कि बिहार अब जो है बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए काफी सारे सुविधाएं भी दी जा रही है। तो इस तरह से देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ पे भागीदारी करने के लिए और इंडस्ट्री लगाने के लिए आगे आया है। वर्तमान में बिहार के प्रजनन दर की कितनी है? वर्तमान में बिहार के प्रजनन दर कितनी है? प्रजनन दर की बात करें तो यहाँ पे जो है बिहार के प्रजनन दर जो अगर 2015 की पिछले आंकड़ों की बात करें तो पिछले आंकड़ों में जो है 4.2 रखा, 15 के आंकड़ों के साथ 4.2 था, जो कि घट करके जो है 3.0 आ गया है। 3.0 आ गया है। इसका लक्ष्य रखा गया है कि यह जो है प्रजनन दर जो है 2.0 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में कई परिवार नियोजन अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूकता चलाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो है बिहार का जो प्रजनन दर होगा वो 2.0 रखा जाएगा। राज्य के किस जिले में नदियों के प्रवाह क्षमता का अध्ययन करने के लिए देश का दूसरा केंद्र बनाया जाएगा? देश का दूसरा केंद्र जो है बनाया जाएगा कहाँ पे? इस नदियों के प्रवाह क्षमता का अध्ययन किस प्रकार से किया जाएगा? तो जल का संचय करने के लिए जो है जल को किस प्रकार से सिंचित करा जाए, जल को किस तरह से संरक्षण किया जाए, या फिर बारिश के पानी को जो है किस तरह से उसको जो है उपयोग में लाया जाए, इस चीज के लोग इसके ऊपर अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए है बिहार के सुपौल में जो है इसका केंद्र बनाया जा रहा है। यह जो है कोसी परियोजना के तहत जो है बनाया जा रहा है। आप जैसे कि जानते हैं कि कोसी नदी जो है अक्सर बिहार में बाढ़ लाने के लिए जाना जाता है। इसको जो है किस तरह से जल संचय को यानी कि इसको उपयोग में लाया जाए, तो इसी के ऊपर जो है अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए जो है सुपौल में केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस नदी पर कोइलवर पुल बना हुआ है? बिहार के कोइलवर पुल आप जानते हैं, एक कोइलवर पुल बना हुआ है बिहार के सोन नदी पर, जो कि अंग्रेजों के समय में जमाने में बना था। लेकिन अभी एक और पुल का निर्माण किया गया है कोइलवर के पुल के ऊपर ही, जो कि एक 6 लेन का पुल होगा। अभी तो ये 3 लेन का ही बना हुआ है, जिसका उद्घाटन भी हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा प्रधान सीएम के द्वारा किया गया है। जो कुल मिलाकर यह सोन नदी पर जो कोइलवर पुल बना है यह 6 लेन का होगा। इसकी अभी जो लागत क्षमता जो बताई जा रही है वो 266 करोड़ की बताई जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है,
राज्य के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप बनाया जा रहा है? बुद्ध सम्यक दर्शन एवं संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप कहाँ बनाया जा रहा है बिहार में? बिहार में जो है यह 320 करोड़ की लागत से जो है एक दर्शन संग्रहालय बनाया जा रहा है। 320 करोड़ की लागत से जो है एक दर्शन संग्रहालय बनाया जा रहा है, जो कि जिसका नीतीश कुमार के द्वारा निरीक्षण किया गया। यह जो है बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने तक इसको पूरा करने की उम्मीद बताया जा रहा है। यह बिहार के वैशाली जिला में बनने के लिए तैयार है। दिसंबर 2020 में दिसंबर आने वाले समय में जो दिसंबर महीने तक यह पूरा होने की उम्मीद जताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में चल रही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लाया गया है? ऑप्शन है कन्या भ्रूण हत्या रोकना, या फिर लड़कियों के जन्म प्रमाण पत्र व संपूर्ण टीकाकरण करना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, या बाल विवाह पर अंकुश लगाना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर ई होगा। ऑप्शन नंबर ई होगा सही, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से ये सारे ऑप्शन जो है सही है। यानी कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तहत जो है इसका उद्देश्य है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, लड़कियों को जन्म प्रमाण पत्र व टीका संपूर्ण टीकाकरण कराना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है और बाल विवाह पर अंकुश भी लगाना है। इसके अलावा जो है इसमें और भी इस योजना के तहत और भी इसका उद्देश्य रखा गया है कि लिंग अनुपात में भी वृद्धि करना, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना और बाल विवाह पर अंकुश भी लगाना। इस तरह के कई सारी योजनाएं जो है इस योजना के तहत कार्य किए जाएंगे। हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है? राज्य के स्तर पर लोकपाल का गठन किया गया है। यह किस बिहार सरकार के द्वारा यह इसका उद्देश्य क्या जाएगा, यह किस योजना के तहत आया गया है? यह जो है ऑप्शन है जीविका, अंत्योदय, मुख्यमंत्री मनरेगा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। उपरोक्त मनरेगा के तहत जो है, मनरेगा के तहत होने वाले कार्य को लेकर के जो है यह लोकपाल का गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें जो है मनरेगा के तहत 15 दिनों के अंदर जो है मनरेगा से संबंधित जो भी शिकायतें हैं वह जिला स्तर से लेकर के, जिला स्तर से उठ करके यह 15 दिनों के अंदर में जो है लोकपाल तक जो है पहुंचाया जाएगा, और जल्द से जल्द, ताकि जो है जल्द से जल्द इससे उन शिकायतों को जो है निवारण किया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा जो है इसको 15 दिन का डेडलाइन रखा गया है कि 15 दिन के अंदर जो है यह लोकपाल की शिकायत जो है लोकपाल तक पहुंचाया जाएगा, और उसको जल्द से जल्द जो है इसको शिकायत को सुलझाने की कोशिश किया जाएगा। हाल ही में गया का नाम क्या रखने के लिए नगर निगम की ओर से राज्य और भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है? ऑप्शन है गया धाम, बोध गया, बुद्ध गया, गया जी, गया रथ, और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के जो है अभी हाल ही में गया का नाम जो है चेंज करने के लिए, गया का नाम बदलने के लिए जो है गया जी रखा गया है इसका नाम। अभी रखा मतलब कि अभी जो है पारित नहीं हुआ है। तो नगर निगम की ओर से नगर निगम के उप मेयर जो थे, नगर निगम के उप मेयर जो थे मोहन श्रीवास्तव, मोहन श्रीवास्तव, इनके द्वारा जो है इनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है, भेजा गया है प्रस्ताव बिहार सरकार को, और भारत सरकार और राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। देखते हैं आने वाले समय में यह प्रस्ताव पारित होता है या नहीं। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो गया का नाम अब क्या हो जाएगा, गया जी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, राज्य के किस जिले में बिहार कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है? बिहार कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग का आयोजन यह बिहार के किस जिले में किया गया है? ऑप्शन है पटना, भोजपुर, रोहतास, गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कॉर्पोरेट लीग क्रिकेट का आयोजन जो है यह बिहार के पटना जिला में किया जाएगा। पटना जिला में किया गया है। यह कौन सा स्टेडियम में किया जाएगा? ऊर्जा स्टेडियम। बिहार के पटना के ऊर्जा स्टेडियम में हुआ है। यहाँ पे इस क्रिकेट लीग में जो है सिविल ऑडिट की टीम ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। यह फाइनल मैच थी, जिसमें फाइनल मैच में से सिविल ऑडिट की टीम ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है।
राज्य सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? राज्य सरकार, बिहार सरकार के द्वारा जो है, बिहार ऑप्शन है 15 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर, और ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मीटर। इसका लक्ष्य 15 मीटर की ऊंचाई वाले भवन को के ऊपर जो है यह आदेश जारी किया गया है कि विद्युत सुरक्षा ऑडिट जो है आदेश जारी किया गया है। अभी हाल ही में जो है पटना में विश्वेश्वरैया भवन में आग लग गई थी, इसी के कारण राज्य सरकार, बिहार सरकार के लिए यह सरकारी भवन हो या फिर अन्य कोई ऊंचाई वाले भवन हो जो कि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई रखता हो, उसकी जो है उसको विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश जारी कर दिया गया है। इस तरह से यह आज का आखिरी सेट है। इसी के साथ इस सेशन को दीजिए विराम, और मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी पढ़ाई को जारी रखें और रिवीजन करते रहें। बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, तो अपनी रिवीजन को जारी रखें। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।